हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन आज साइकोलॉजी के 15 प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक की भर्ती के लिए रेट, सी टेट, यूपी टेट और सभी राज्यों के टेट के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले वीडियो में 1 से 15 तक प्रश्न देखे थे, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 15 से 30 तक प्रश्न और बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। तो 1 है उपलब्धि परीक्षण, 2 है अभिवृद्धि परीक्षण, 3 है निदानात्मक परीक्षण, 4 है परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा जो विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने और उसका परीक्षण को मापने तो आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण फर्स्ट एवं सेकंड तालिकाओं में दिए गए हैं। प्रश्न बोल रहा है विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण फर्स्ट एवं सेकंड तालिकाओं में दिए गए हैं। फर्स्ट तालिका और सेकंड तालिका, ठीक है। सबसे पहले है ए डिस्प्रेक्सिया, बी है डिसकैल्कुलिया, सी है डिसलेक्सिया और डी है डिस्ग्राफिया। इनको तालिका सेकंड से मिलाना है और सही परीक्षणों का समुच्चय चुनना है आपको। तो दोस्तों इसका सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया होता है विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। डिस्प्रेक्सिया होता है विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम होता है। दूसरा बात करना है डिसकैल्कुलिया ये होता है विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम। होता है। अगला नंबर सी है डिसलेक्सिया। ये होता है विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम। डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम। और अंत में बचा है डी डिस्ग्राफिया। ये होता है दोस्तों लेखन संबंधी व्यतिक्रम। तो दोस्तों इनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न तो पूछा जाता ही जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 16। प्रश्न नंबर देखेंगे 17। प्रश्न नंबर 17 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों और नियमों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है
एक है मनोविज्ञात्मक क्षेत्र, 2 है भावात्मक क्षेत्र, 3 है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और 4 है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इनमें से उसको किसकी सहायता करता है या उनमें से उसके लिए उसका कौन सा क्षेत्र अच्छा है उसको समझने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसका भावात्मक क्षेत्र। वो व्यक्ति समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो उस विद्यार्थी को सहायता के लिए उसका भाव समझना पड़ेगा और उसका भावात्मक क्षेत्र के बारे में आवश्यकता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह प्रक्रिया है 1 स्कीमा, 2 प्रत्यक्षण, 3 समायोजन, 4 समावेशन परिपाक। इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक संरचना जो संशोधित किया जाता है और उसको उस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समायोजन। जिन पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है वह है समायोजन। प्रश्न नंबर 19 है कि सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। सिद्धांत है जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। 1 सामीप्यता सिद्धांत, 2 अनुबंध सिद्धांत, 3 सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत और 4 है सूझ का सिद्धांत। दोस्तों अचानक किसी बात को सूझना या किसी कार्य को करते समय अचानक सूझना वो कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। प्रश्न नंबर है 20 विलुप्त होना परिणाम है 1 अवरोध, 2 पुनर्बलन का अभाव, 3 तनाव, 4 दमन। विलुप्त होना प्रक्रिया है या विलुप्त होना परिणाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 पुनर्बलन का अभाव। जब किसी कार्य को करना छोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए भूल जाता है और इसी कार्य को हमेशा बार बार करते रहते हैं तो वो कार्य भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों विलुप्त होना परिणाम होता है पुनर्बलन का अभाव। सही उत्तर होगा 2 पुनर्बलन का अभाव। प्रश्न नंबर 21 है साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिवृद्ध होता है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिवृद्ध होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1 हो सुरक्षा की आवश्यकता, 2 है अपनेपन का संबंध। इनमें से आपको एक उत्तर चुनना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। आंसर नंबर 1।
प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 होगा, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है 1 मन, 2 चेतना, 3 व्यवहार, 4 आत्मा। लैटिन शब्द का साइको का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आत्मा। साइको का अर्थ होगा आत्मा। प्रश्न नंबर 23 है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। प्रश्न नंबर 23 है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। 1 मैक्डूगल का, 2 कोलर का, 3 वाटसन का, 4 पावलोव का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 वाटसन। ये तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा या ये डायलॉग या कथन कहा था वाटसन ने। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। 1 है निःशक्त बच्चों पर, 2 है 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों पर, 3 है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर, और 4 है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। किस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की आयु वाले बच्चों पर यह अधिकार लागू नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 25 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। 1 है मन का, 2 है आत्मा का, 3 है चेतना का, 4 है व्यवहार का। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आत्मा का। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम जिस श्रेणी में आता है वह है। प्रश्न 26 है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचाने के उपायों को निश्चित करता है और यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। अधिगम प्रक्रिया, 2 है अधिगम की विशेषताएं, 3 है अधिगम के नियम, 4 है अधिगम के सिद्धांत। जिस श्रेणी में आता, अधिगम की जिस श्रेणी में आता वह कौन सी श्रेणी है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सीखना लक्ष्य तक पहुंचने उपायों को निश्चित करता है वो अधिगम की विशेषताएं इसके श्रेणी में आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। 1 मॉन्टेसरी, 2 कोल्डवेल कुक, 3 है फ्रोबेल को, और 4 है सुकारात को। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी सीटेट वगैरह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकारात को
प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा जाता है? प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 है अज्ञात से ज्ञात की ओर, 3 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, 4 है पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से एक को बताना है आपको। दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, अज्ञात से ज्ञात की ओर। बाकी सब सूत्र लागू होते हैं लेकिन ये लागू नहीं होता, तो सही उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है। 1 हरलॉक, 2 जेम्स ट्रेवर, 3 है मैकडूगल और 4 है मुनेरो। इसको आप सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हरलॉक का। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। 1 सामाजिकरण, 2 भाषा विकास, 3 व्यक्तित्व मूल्य और 4 सामाजिक परिपक्वता। किसके आधार पर निर्भर रहता है? किससे वह सीखता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सामाजिकरण। वह समाज में रहकर समाज के अनुरूप ढलना सीखता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिकरण। तो दोस्तों, ये कुछ 15 से लेकर 30 तक प्रश्न थे, 15 प्रश्न। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको नए वीडियो आपको समय पर और भी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।